नमस्कार दोस्तों। एक वर्ड आप आजकल काफी सुन रहे होंगे, सीएए। और इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में पॉलिटिक्स, दंगे, मुस्लिम्स, नागरिकता, ये सभी चीजें दिमाग में घूमती होंगी। तो चलिए इस वीडियो में फटाफट सीएए से जुड़े हुए सभी सवालों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि सीएए है क्या। सीएए की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसको 2019 में भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद ने पास किया था। अब इसमें होता यह है कि तीन देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनसे जुड़े हुए, इन तीन देशों से जुड़े हुए 6 रिलीजन हैं, जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध। इन सभी धर्मों के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए और वो इंडिया में ही रह गए, उसके पीछे कारण ये था कि उनको अपने इन तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, धार्मिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही थी। और उस धार्मिक प्रताड़ना के कारण वो इंडिया में ही रह गए। तो अब भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने यह कानून बनाया है कि उन धार्मिक प्रताड़ित लोगों को हम भारत की नागरिकता देंगे। नॉर्मली तो नेचुरलाइजेशन के वे से इंडिया में नागरिकता लेने के लिए 11 से 12 साल किसी एक कैंडिडेट को इंडिया में रहना पड़ता है, लेकिन इसके तहत केवल 6 साल अगर इन तीन देशों के, इन 6 धर्मों के कोई इंसान इंडिया में रहता है तो भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। उसके लिए भारत की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिसके थ्रू वो सभी लोग इसमें अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब बात आती है सीए से जुड़े हुए सभी सवालों के बारे में। तो पहला सवाल तो ये है कि लोगों का और बहुत सारे महानुभावों का कहना है कि यह कानून मुस्लिम्स के साथ भेदभाव करता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो ये तीन देश हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं। तो किसी मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम्स के साथ ही धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है, कैसे उनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन 6 धर्मों के लोगों को अपनाने की बात कही है। और बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे आपने उदाहरण न्यूज देखी होंगी कि जैसे अफगानिस्तान में किसी गुरुद्वारे पर बॉम्ब अटैक हो गया, पाकिस्तान में किसी हिंदू फैमिली के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसी खबरें आई हैं। तो और वैसे भी अगर आप डेटा देखेंगे तो जो पॉपुलेशन 1947 या 1950s में थी, वो आज पॉपुलेशन नहीं है। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो महज 2 से 2.5% लोग हिंदू हैं वहां पे। और पहले यह आंकड़ा डबल डिजिट में हुआ करता था। लगभग 15% वहां की पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन आज वो 2.5% है। सेम सिनेरियो बांग्लादेश में भी है और वही सेम सिनेरियो अफगानिस्तान में भी है। तो यह पॉइंट बिल्कुल वैलिड नहीं है कि मुस्लिम्स को भी इंडिया में एंट्री दी जानी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है, और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्यों इन तीन ही देशों को चुना गया, क्यों ना म्यांमार, तिब्बत या फिर हम कहें जो श्रीलंका है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनमें जो प्रताड़ित लोग हैं उनको क्यों नहीं भारत सरकार अपना रही है। तो यह पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जब किसी काम की शुरुआत करनी होती है तो उसको एक स्मॉल लेवल पे या फिर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको यूज किया जाता है। उसको एकदम बड़े स्केल पे कभी भी इम्प्लीमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। तो यह पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत इन तीन देशों से हुई है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो और पड़ोसी देश हैं भारत के, उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। अब इसके बाद तीसरा सवाल इस पे खड़ा होता है, क्यों बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इसको 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले इंप्लीमेंट कर रही है, जस्ट पहले लागू कर रही है। इसमें तो लोगों का कहना है कि बीजेपी प्योर धार्मिक राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। तो यहां पर मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर होता क्या नहीं है। धर्म के आधार पर पहले भी लोग राजनीति करते आए हैं, जाति के आधार पर पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है और भी सारी पार्टियां कर रही हैं। और बीजेपी का यहाँ पे एक जो ठीक चीज मेरे को लगती है वो ये है कि इनका स्टैंड पॉइंट अपना क्लियर है। इन्होंने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में ही कह दिया था कि हम ये सब कानून लेके आएंगे, सीएए का कानून लेके आएंगे। और जो इन्होंने कहा वो इन्होंने किया। तो जब कोई पार्टी पहले ही डिक्लेयर कर रही कि हम ऐसा कानून बनाएंगे और यह सब करेंगे, तो उसमें वो कब उसको लागू कर रही है
और कब उसको कानून बना रही है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सब चीजें पहले ही ऑलरेडी डिस्क्लोज करी हुई थी। तो यह पॉइंट भी कुछ खास वैलिड पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद आता है कि सीएए आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वोलेट करता है, और इसी आधार पर, इसी आर्टिकल 14 को बेस मानते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 से ज्यादा पीआईएल यानी कि याचिकाएं दर्ज करी गई हैं, जिसमें से कुछ मुख्य याचिकाकर्ता हैं जैसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, टीएमसी के भी कुछ नेता हैं, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं। इन्होंने पीआईएल फाइल करी है कि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हम इस पॉइंट पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यह कोर्ट अंडर ट्रायल है। कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है उसके बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है और जो हम सभी भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि ऐसे इंसिडेंट्स को समझना, एक्चुअल में ये चीजें हो क्या रही है, ना कि जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं या फिर जो नेता कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। उनको सुन के या उनको देखकर हमें रिएक्ट नहीं करना है। एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, क्या चीजें हो रही है, क्या देश के लिए फायदे में है, क्या नुकसान में है, उन सभी चीजों को समझना है। और ऐसा जब हर इंसान इंडिया का समझने लगेगा, लॉजिकली चीजों को एक्सेप्ट करने लगेगा, तब ये पॉलिटिकल जो नेता हैं ये भी आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आपको चीजों को, जो एक्चुअल में चीजें हैं, जो वो नहीं जो आपको मसाला दे करके तैयार करी गई है और आपके सामने परोसी गई है, आपको एक्चुअल में चीजों को समझना है और फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना है, उस हिसाब से अपनी सराउंडिंग में वैसी वाइब्स देनी है। उससे चीजें बदलेंगी, देश में भी काफी अच्छा माहौल बनेगा। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।